हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 का टॉपिक। पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और दिस इज़ क्लास 9 सिबा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। ओके, सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में दे ट्राई टू गिव इंडियंस मोर शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो कैसे था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। दो भाग था, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आज के टाइम पे है सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के प्रोविज़न में ये था कि उसमें बोला, एक डायरेक्टेड कि लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल फॉर्म होगा एक सेंटर में और स्टेट्स में, ठीक है। एक सेंटर रहेगा, मतलब कैपिटल में एक लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा और स्टेट्स में भी अलग अलग अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा। फिर लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होता है कि जिसमें लॉ बनाया जाता है। ओके, लेजिस्लेटिव पावर मीन्स टू मेक लॉ। ओके, अंडरस्टैंड दिस। तो असेंबली का यही काम था कि इट विल मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट और मैटर इन इंडिया। तो जिस legislative powers were distributed between the central and state legislative assemblies based on the principle of decentralization of power। तो इसमें एक प्रिंसिपल लगाया गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर कुछ पावर्स इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने उसको भी दी थी। आई मीन टू से स्टेट्स को भी दी थी, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम लोग पुराने टाइम की बात करें तो सारा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता था, एक सेंटर में किंग होता था, उसके पास होता था। ही यूज़ टू कमांड, ही यूज़ टू डायरेक्ट। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, जैसे कि आज के टाइम में भी इंडिया में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। ओके, मतलब सेंटर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाती है और कुछ कुछ फ्री छोड़ देती है स्टेट्स को लॉ बनाने के लिए। तो ऐसे मतलब स्मूथली चलता है। तो वैसे ही इन लोगों ने भी डिसाइड किया था। दिस एक्ट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू नॉमिनेट मिनिमम 6 to maximum 12 मेंबर्स टू हिज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड कौन था, वाइसरॉय था। और इस एक्ट ने बोला कि जो वाइसरॉय है वह खुद से नॉमिनेट कर सकता है। ओके, नामांकन दे सकता है वो, मिनिमम 6 तो होना पड़ेगा या फिर मैक्सिमम 12 तक मेंबर्स को। और फिर उसमें ये भी मैंडेटरी प्रोविज़न डाल दिया कि जो टोटल मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बोला जाता था एडिशनल मेंबर्स इन द असेंबली एंड देयर टर्म ऑफ ऑफिस वाज ऑफ 2 years। वो लोग 2 साल के लिए रहते थे। एडिशनल मेंबर्स या फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो भी थे, उनको 2 साल तक रहना होता था इन द ऑफिस। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वो लोग 2 साल तक थे, उसके बाद वो लोग हटा दिए जाते थे या फिर से उनका नामांकन होता था। दे वर आइदर टू बी इंग्लिश मैन रिजाइडिंग इन इंडिया और नेटिव पीपल। तो कंडीशन भी ये था कि एडिशनल मेंबर्स होंगे वो इंग्लिश मैन या फिर ब्रिटिश पर्सन जो इंडिया में रह रहे हैं, मतलब इंग्लैंड से बुला के यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। ओके, सो यू कैन सी हाउ केयरफुल दे वर द ब्रिटिश पीपल। उनको 1857 का जब धक्का लगा उसके बाद दे वर वेरी केयरफुल कि वो इंडियंस को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये बिलीव करवाए कि दिस गवर्नमेंट इज़ फॉर देम। या फिर उन्होंने ये भी बोला कि नेटिव पीपल मतलब इंडियंस भी हो सकते हैं। ओके, फिर द इंडियंस हु गॉट द प्लेस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके नाम है राजा बहादुर दिनकर राव, एक्स मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ ग्वालियर, राजा बहादुर नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला एंड जमींदार राजा बहादुर देवनारायण ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग अलग ये जो इंडियन मेंबर्स थे ये थे। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि उनके आगे राजा लगा हुआ है। ओके, सो दे वर रिस्पेक्टिव किंग्स। Apart from getting complete support and faith of the Viceroy, it was also mandatory for a proposed law to secure the sanctions of the Secretary of State for the India in the Central Legislative Assembly, which it's run under the authority of Viceroy। तो इसमें ये प्रोविज़न दिया हुआ था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी लॉ बनाएगी उसमें वाइसरॉय का भी सहमति चाहिए होगा, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो कि इंग्लैंड में ऑफिस था, इफ़ यू रिमेंबर, तो उनका भी सहमति चाहिए होगा। ओके, जैसे कि आज के टाइम में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए होता है कोई भी लॉ अगर बनता है पार्लियामेंट में। बट दैट इज़ डिफरेंट। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है उस टाइम के
उस टाइम के परमिशन में और आज के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस है. वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट ये समझ लेना कि जब कोई भी लॉ बनता था तो वाइस रॉय शुड एग्री ऑन दिस एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भी एग्री करना पड़ेगा, तब जाके वो लॉ बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा. The English rulers expected direct support from Indians by accommodating them in the legislative councils या assemblies. तो इंग्लिश रूलर्स जो थे, ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश क्राउन, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि अभी इंडियन से हम लोग को डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा अगर हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको जगह देंगे. मतलब उनका ये मानना था कि इफ़ वी गिव देम सम टाइप ऑफ पावर, इंडियंस लोग हमारे खिलाफ कभी खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि 1857 में हुआ था. In short, they created the frame of formation of representative government in India by offering the Indian membership in the councils. Of course, the above mentioned representatives may not be considered as the representatives of the Indians in true sense. मतलब they tried to form a representative government, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो हम लोग ने नाम पढ़े हैं, they were not representative government because they were kind of kings only who were brought into the legislative councils. तो they were not representing Indian people as a whole. तो उनका British were very clever because 1857 में ज़्यादातर राजा लोग को ही डिससेटिस्फैक्शन हुआ था, उन लोगों ने ही सिपॉय म्यूटिनी में साथ दिया था. तो उन लोगों ने क्या किया, जो रूलर्स ही थे उनको ही अपने साथ एडमिनिस्ट्रेशन में मिला लिया ताकि वो लोग उनके खिलाफ खड़े ना हो सके. Of course, the above mentioned representatives may be not considered as the representatives of the Indians in its true sense. They, in fact, were the representatives of high origins and elite landlords. ठीक है, तो ये लोग जो representative थे, they were not common people, as I've already said. They were elite high लैंडलॉर्ड्स, बट स्टिल राजा मतलब तब के लैंडलॉर्ड्स या फिर ज़मींदार्स. ओके, बट स्टिल इट मस्ट बी एग्रीड दैट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट टू गिव द इंडियंस द पावर to take part in the legislative functions in the highest administrative unit by means of legal procedure. But still it meant really something because Indians लोगों को इतना high level of administration में उनको जगह मिली थी. तो इस लॉ ने भी ये एम्पावर किया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो सजेशंस मेक करेगी, फिर जो लॉज है वो किसके ऊपर लॉज बनाएगी, जो रेवेन्यू है, टैक्सेशन, फाइनेंस, प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस फोर्स, जो आर्मी है, मिलिट्री, ये सबको, फिर प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ नेटिव इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडियन स्टेट्स. But at the same time, it also gave the Viceroy the power to override the suggestions or propose laws of the Legislative Assembly if required. तो लेकिन इस लॉ ने, जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर्स तो दिए कुछ कुछ लॉज बनाने के लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे हम लोग देखा, बट वाइसरॉय के पास ही अल्टीमेट पावर था कि वो कोई भी डिसीजन को नलीफाई कर सकता है या फिर टाल सकता है. ओके, दिस लॉ सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोग ने देख लिया, फिर एक और उन्होंने बनाने को बोला एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ओके, तो उसमें क्या था, 5 मेंबर्स होने थे. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज आल्सो एंट्रस्टेड विद द पावर टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स टू दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो 5 मेंबर्स होंगे तो उसमें से 3 मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉमिनेट करेगा. However, he could nominate only those having the experience of serving in India for minimum 10 years. तो ये क्वालिफिकेशन था कि वही नॉमिनेट किया जाएगा जिसको एक्सपीरियंस है इंडिया में, मतलब ब्रिटिश का ही बात की गई है, कोई ब्रिटिश ऑफिसर को जो 10 साल तक इंडिया में काम किया है. द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिजर्व द राइट ऑफ नॉमिनेटिंग द रिमेनिंग 2 मेंबर्स डायरेक्टली. ठीक है, तो one of them was given the place of legal member and the other of फाइनेंस मेंबर इन दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ये जो 2 मेंबर थे, लीगल मेंबर और फाइनेंस मेंबर, उनको डायरेक्टली ही नॉमिनेट किया जा रहा था. ओके, द वाइसरॉय वाज गिवन द फुल अथॉरिटी टू स्मूथली कंडक्ट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो ये मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहे थे 3 मेंबर्स, फिर 2 मेंबर्स तो डायरेक्टली ही हो रहा था, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर वाइसरॉय, इसमें क्लियरली दिया नहीं हुआ है कि कौन डायरेक्टली कर रहा था, बट स्टिल इट वाज द पोजीशन ऑफ लीगल मेंबर या फिर फाइनेंस मेंबर, मतलब जिसको लीगल मैटर्स की जानकारी हो और जिसको फाइनेंस मैटर्स की जानकारी हो, वहाँ वो उसमें होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. तो वाइसरॉय को भी फुल अथॉरिटी मिली थी कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चला सके अच्छे से, मतलब
इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल की देखभाल करना वाइसरॉय के हाथ में था। फिर लॉर्ड कैनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड द पोर्टफोलियोज अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गिव देम द राइट टू रन देयर पोर्टफोलियोज। तो पोर्टफोलियोज क्या होता है? नथिंग बट डिपार्टमेंट। ओके, तो आजकल के जो हम लोग देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक होता है और अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास अपने अपने पोर्टफोलियोज होते हैं। तो जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, फिर अलग अलग रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो ये सब पोर्टफोलियोज़ है अलग अलग। तो लॉर्ड कैनिंग ने भी ये पोर्टफोलियोज़ अपने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके 5 मेंबर थे उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज़ दे दिए। ओके, और वो उनको राइट भी दे दिया कि वो लोग अपने हिसाब से चला सकते हैं। दे हैड टू टेक सजेशंस इन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स फ्रॉम द वाइसरॉय, लेकिन उनको वाइसरॉय से सजेशन भी लेना पड़ेगा। The cabinet system was introduced in Indian administration by the distribution of portfolios among the members of the executive councils। तो आज जो हम लोग कैबिनेट सिस्टम देखते हैं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जिसको पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर तो है, बाकी उसके सहायक मिनिस्टर्स होते हैं। तो वैसे ही वही सिस्टम जो है कैबिनेट सिस्टम, ये तब इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ओके, तो आज जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है या फिर कुछ कुछ हम लोग फीचर्स देखते हैं, वो थोड़ा बहुत ब्रिटिश के टाइम में, ब्रिटिश रूल के टाइम में थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका था और वही आइडियाज़ फॉरवर्ड लेके गए, बट स्टिल इट वाज मॉडिफाइड। ओके,